तीसरे मेरे एक भाई काबजा मेंबर और एमपीटी जेडपीटी सरपंच यहाँ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में ढूंढे तो नहीं मिलते। कांग्रेस धोखेबाज जमात, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर धोखेबाज, खाली आपको धोखा देकर आपसे वोट लिया गया, मगर कभी आपकी तरक्की के बारे में, कभी आपके बारे में नहीं सोचा कि मुसलमानों को तालीम देंगे, मुसलमानों की बच्चे की शादी करेंगे, मुसलमानों के इमाम और मौलाना को हदिया देंगे। ये सोचने वाले कोई लीडर है वो हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है। इसलिए आज हर मुसलमान यही चाहता है, हर मुसलमान के दिल की आवाज यही है, फिर एक बार केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। मुझसे पहले कई डिस्ट्रिक्टों के कायदीनों खिताब करते हुए कहा है, अरे शेर है तो केसीआर है, मुसलमानों का दोस्त है तो केसीआर है, मुसलमानों की तरक्की चाहने वाला कोई है वो केसीआर है। आप जानते हैं हमारे पास अब इलेक्शन का माहौल है, जोबली हिल का इलेक्शन है। हमारे हरदिल अजीज यकीनन इंडिया में जितने लीडर्स गुजरे हैं, आज चल रहे हैं लीडर्स, जितने लीडर्स के साहिबजादे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे अखिलेश यादव साहब हो, कई ऐसे कायदीन हैं जो मुसलमानों की हमदर्दी की बात करते हैं, पर कोई हमदर्द नहीं है। अगर हमदर्द है तो केसीआर साहब है, केटीआर साहब है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम आजमा के देख लीजिए। बोलने तो बहुत बोलते हैं, रेवंत रेड्डी ने बड़े वायदे किए, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का वायदा किया, पूरे का पूरा झूठा वायदा किया गया। और केसीआर साहब ने कभी इलेक्शन में कोई वायदा नहीं किया, मगर मुसलमानों को हमेशा एक सेकुलरिज्म के साथ देखा, सारे लोगों के साथ मुसलमानों को तरक्की के मौके फराहम किए। इसलिए अब जोबली हिल का इलेक्शन है, केटीआर साहब आपको तफसील से इलेक्शन में क्या करना चाहिए, किस तरह काम करना चाहिए, हर मुसलमान के दिल में है, हिंदू भाई के दिल में भी है। इस मर्तबा फिर केसीआर साहब जीतना चाहिए। जोबली हिल की सीट हमारी थी, इत्तेफाक से गोपीनाथ साहब का देहांत होने की वजह से उनकी अहलिया सुनीता मैडम कांटेस्ट कर रही है, ये भी एक बहुत बड़े दिल की बात है। लोग सीता को आप देखिए, हमारे साथ कैसा धोखा किया गया, अजहरुद्दीन साहब को कैसा बलि का बकरा बनाया गया, हमारे आमिर अली खान साहब को किस तरह बलि का बकरा बनाया गया। ये कभी भी मुसलमानों को इख्तियार नहीं देते, ये धोखेबाज है। वही केसीआर साहब के दौर में 4 एमएलसी बनाए गए और हर तरीके से मुसलमानों को कोऑप्शन मेंबर बनाया गया और हमेशा मुसलमानों के साथ सेकुलरिज्म का मुजाहरा किया। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे एक ही बात अपील करता हूं। अभी हमारे डायनामिक लीडर केटी रामाराव साहब आपसे एड्रेस करेंगे, वो बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह जुबली हिल में मुसलमानों के वोट लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में 1,30,000 के करीब वहां पर मुसलमान बसते हैं, मुसलमान वोटर्स हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों से बहनों से मैं यही गुजारिश करता हूं, हमारे डायनामिक मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर हैदराबाद को सारे हिंदुस्तान में एक शोहरत दिलाने वाले, मैं नहीं कह रहा हूं, रजनीकांत तो बहुत बड़े हीरो है। उन्होंने जब हाईटेक सिटी पर आए, उन्होंने देखकर कहा, अरे ये अमेरिका से भी आगे बढ़ गया है तेलंगाना कहने वाला रजनीकांत ने कहा है। और हैदराबाद को तरक्की दिलाने वाला कोई है, वो हमारा डायनेमिक वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव साहब है, जो हैदराबाद को बहुत डेवलप किए। इसलिए मैं आपसे रुखसत चाहता हूं और आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। यकीनन हमारे भाइयों ने कहा हर महीने में एक मीटिंग बुलाइए, मैं यही केटी रामाराव साहब से गुजारिश करता हूं कि कम से कम हर 2-3 महीने में एक बार ये मीटिंग बुलाइए, ताकि हमारे कायदीन को इंकरेजमेंट मिले और फिर एक बार हम एक दूसरे से मिलते रहें और अच्छी तरीके से काम करते हुए पार्टी को भारी मेजॉरिटी से जिताएं। यही मेरी आपसे गुजारिश है। जोबली हिल का इलेक्शन हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, उसमें हम जीतना बेहद जरूरी है और इसके लिए आप सबका ताउन और वहाँ के लोगों में अवेयरनेस बिल्टअप करने के लिए हम तमाम भाई मिलकर
जरूर कोशिश करेंगे इस मरतबा बीआरएस पार्टी भारी मेजॉरिटी से जोबली से जीते। मुझे जो वक्त दिया गया उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। सीढ़ी नहीं बैठ, आ जाओ आप दोनों ही आओ, खाली सब बैठ जाइए कुछ नहीं, खाली एक सीढ़ी। नहीं जल्दी हो जाओ, तुम आ रहे इतेज में रखो। नहीं चलो खाली एक छोड़ दो जी, लेके चले जाओ ऐसी। चल लेके 25 सालों में एक ऐसा जलसा हो रहा है जिसमें हमारे पार्टी के जितने भी इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी लीडर हैं पूरे रियासत में, सब एक जगह इकट्ठा हो गए। और आपको देख के आज बड़ी हिम्मत और बड़ी ताकत महसूस होती है। एक और चीज की भी खुशी है, क्योंकि आज हम तो हुकूमत में नहीं है, सत्ता में नहीं है बीआरएस पार्टी, पर इतनी बड़ी तादाद में जितने हमारे भाई हैं, जितने हमारे वफादार सिपाही हैं केसीआर के, आप सभी लोग यहां पे आए, आपको देखकर खुशी महसूस होती है। क्योंकि कोई मशहूर आदमी ने कहा था, उजालों में तो मिल जाएंगे कोई न कोई, उजालों में तो मिल जाएंगे कोई न कोई, तलाश उनकी रखो जो अंधेरों में भी आपका साथ दें। तो आप लोग यहाँ पे, हमारे भाई जितने यहाँ पे आए, आपको देख के फख्र मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ सवालें हैं हमारे सामने, फिर भी आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं और आप एक बार आज ठान के यहां से जाने वाले हैं कि फिर एक बार 2 साल बाद केसीआर साहब को वजीर आला बनाना है रियासत तेलंगाना का। मैं शुक्रगुजार इस बात का भी हूं कि आपने तहे दिल से मदद दिया, तहे दिल से कोशिश की और पूरा मेहनत किया आपने। जो अभी गुज़िश्ता हमारा इलेक्शन था 2023 में, और आप ही की बदौलत, चाहे कांग्रेस कुछ भी कोशिश कर लें, फिर भी बस हम लोग हारे तो सिर्फ और सिर्फ 1.8% से हमारी हार हुई। ऐसी कोई बेहाल आज पार्टी की नहीं है, अच्छा खासा आज पार्टी भी है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं भाइयों, 25वीं सालगिरह हाल ही में हमने मनाया पार्टी का, और आजादी मिलके हिंदुस्तान को करीब करीब 80 साल होने को आया। हमें कुछ सवाल अपने आप से पूछना चाहिए और ख्वाम से भी पूछना चाहिए, हमारे भाइयों से भी करना चाहिए। 80 साल होने को आया आजादी के बाद। इन 80 सालों में किसने हिंदुस्तान पे हुकूमत किया? किसने रियासत आंध्र प्रदेश जो मुत्तहिदा था, जब मुत्तहिदा था उस पे, और आज तेलंगाना में फिर एक बार 2 साल से किसकी हुकूमत चल रही है, हमको याद करना चाहिए। मुसलमान और क्रिश्चियन, सिख, सारे हमारे भाई माइनॉरिटी हिंदुस्तान में आजादी के बाद बहुत दिल से, शिद्दत से आपने मदद की, आपने मौका दी कांग्रेस पार्टी को। 1 नहीं 2 नहीं, करीब करीब 11 बार 65 साल हिंदुस्तान में हुकूमत करने के लिए उनको आपने मौका दिया। कांग्रेस को इस देश के, इस मुल्क के माइनॉरिटी बार बार मौका देते आए, सेक्युलरिज्म के नाम पे, गरीबी हटाओ के नाम पे, कोई और पुकार से प्रभावित होके आपने उनको वोट दिया। आपने बार बार उनको मौका दिया, और किया क्या कांग्रेस ने? बार बार आपको धोखा ही दिया कांग्रेस ने, और कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज जब राहुल गांधी साहब बिहार जाते हैं और वहां वो कहते हैं कि मुसलमान पासमानदगी में है, गरीबी में है, लाचार है, मुसलमान बेचैन है, किसकी तरफ से हैं, किसकी वजह से हैं? 65 साल हुकूमत चलाने के बाद, नारे पे नारे देने के बाद, गरीबी हटाओ, मुसलमानों को ऊपर उठाओ, ये सब नारेबाजी करने के बाद भी, 65 साल के बाद भी आज अगर मुसलमान, अगर सचार कमेटी आप देखेंगे रिपोर्ट, उसके हिसाब से अगर आप एक बार सोचेंगे, सचार कमेटी ने साफ साफ कह दिया कि आज हिंदुस्तान में दलितों से भी अगर कोई पिछड़ा है तो वो है हमारे मुसलमान भाई। तो इसकी जिम्मेदारी किसको देनी चाहिए? इसका दोषी कौन है? इसकी जिम्मेदार कौन है? ये जुल्म करने वाला कौन है? इस बात पे आपको सोचना पड़ेगा। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं आप सभी भाइयों से, ना सिर्फ हिंदुस्तान में
बल्कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में भी 50 साल से ज्यादा हुकूमत चलाने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। और पिछले 2 साल से भी कांग्रेस पार्टी की हुकूमत रियासत तेलंगाना में भी चल रही है। आप सोचिए और गौर करिए क्या क्या वादा किया गया कांग्रेस की तरफ से इन सालों में, इन 80 सालों में, और क्या किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ चीज यहां जो मेरे पास स्टैटिस्टिक पड़े हुए हैं। पहली बात, अगर 80 साल की बात छोड़ दें और पिछले 2 साल की बात अगर 1 मिनट के लिए हम लोग कर लें, कांग्रेस पार्टी ने यहां पे हुकूमत में आने के लिए माइनॉरिटी वोट के लिए यहां बड़े बड़े कांग्रेस के लीडरों को बुला के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन ऐलान किया था। यही हैदराबाद में, यही हमारे शहर हैदराबाद में बहुत बड़ी जलसा की उन्होंने। रेवंत रेड्डी साहब भी आए थे, सलमान खुर्शीद साहब आए थे, और काफी और लीडर अभी गुलाम नबी आजाद साहब और काफी और मशहूर माइनॉरिटी लीडर भी आए थे, उसमें शामिल थे। और उन्होंने सबने मिलकर माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का वादा किया। कहा गया था कि बदलाव लाएंगे। मार्पू बोले तेलुगु में, मार्पू तेस्ताम, बदलाव लाएंगे, हर किसी की जिंदगी बदल देंगे। क्या हुआ? 2 साल पहले क्या बोले? 4000 करोड़ का बजट का वादा किया आपको माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए। 4000 करोड़ का बजट वादा किया गया था, और क्या हुआ? 2 बजट हो गए, मिला 4000 करोड़ का बजट नहीं, उसमें 20% भी कांग्रेस खर्च नहीं करी। कांग्रेस ने ये वादा भी किया कि माइनॉरिटी सब प्लान, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एक सब प्लान होता है, उसी तरह एक माइनॉरिटी सब प्लान लाया जाएगा और आपकी आबादी के हिसाब से बजट में पैसे एलोकेट किए जाएंगे और आप सबको इंसाफ मिलेगा। 2 साल हो गए, 3 और साल बचे हैं। आखिरी साल तो इलेक्शन लड़ने में चले जाता, 2 और बजट बाकी है। न माइनॉरिटी सब प्लान हुआ, न बजट में 4000 करोड़ का कोई जो वादा किया गया था वो भी आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। साथ ही साथ कई और वादे भी किए गए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, शादी मुबारक जो केसीआर साहब एक स्कीम, एक बहुत जज्बाती स्कीम, मतलब दिल से कोई भी अगर सोचे तभी ऐसे स्कीम आते हैं। शादी मुबारक जैसे स्कीम, एक गरीब बच्ची को शादी कराने की जब वक्त आती है, उन गरीब मां बाप को मदद करने के लिए केसीआर साहब ने एक स्कीम लाया, शादी मुबारक, जिसके तहत आपको 1 लाख रुपया दिया जाता था। कांग्रेस ने वादा किया कि 1 लाख क्या बस होता आपके लिए, 1 लाख नहीं, 1 लाख रुपया भी देंगे और 1 तोला सोना भी देंगे। अब सोना तो छोड़ो, आप गरीबों की नींद हराम कर दिए, सोने भी नहीं दे रहे उनको, सोना तो भूल जाओ। आज हालत यह है, आप सोचिएगा, हालत यह है आज कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आपको वोट बैंक समझ के, आपको वोट बैंक की तरह देख के आज हमारे भाइयों के साथ नाइंसाफी पे नाइंसाफी आज किया जा रहा है। हालात यह है आज केसीआर साहब की तरफ से, केसीआर हुकूमत की तरफ से हमारे बच्चों को आला से आला तालीम दिया जाए, इसलिए 204 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल वेलफेयर स्कूलों का तश्कील किया गया था केसीआर हुकूमत की तरफ से। तालीम आ रही है जोर से, केसीआर साहब को उनकी गूंज सुनाई दे। इनमें हमारे बच्चे लड़के और लड़कियां दोनों के लिए, बच्चों के लिए 107 स्कूल, बच्चियों के लिए 97 स्कूल बनाए गए थे केसीआर साहब के सदारत में, हुकूमत में। उनमें 1,40,000 बच्चे पढ़ते थे, एक एक बच्चे पे, एक एक बच्ची पे 1,20,000 रुपया खर्च किया जाता था। जबरदस्त तालीम दिया गया, बहुत खुशी और फख्र महसूस होती है उन बच्चों से मिलकर। कल मैं हमारे जहीराबाद के एमएलए साहब मानिक राव साहब, उनके यहाँ जो माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल है टिमरिस की, वहां पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसका इनॉग्रेशन हमारे महमूद भाई किए हैं, वहां से 15 बच्चियां और 15 बच्चों को लाए वो, जिनको नीट के जरिए डॉक्टर बनने का मौका मिला, उनको मेडिसिन में दाखिलात मिला। उन सबको कल बुला के उनको इज्जत देके, उनको एक स्टेथोस्कोप देके, उनका सम्मान करके मैं और हरीश भाई कल उन सबसे मिलकर बात कर रहे थे। इतना फख्र महसूस हुआ मुझे, क्योंकि उनमें कुछ बच्चे ऐसे थे, कोई ऑटो ड्राइवर के बच्ची थी, कोई एक बच्ची किसान की बच्ची थी, कोई एक बच्ची जर्नलिस्ट की बच्ची थी। कह रहे थे वो साहब घर में एक अच्छे स्कूल भेजने और एमसेट नीट के कोचिंग दिलाने के लिए पैसे नहीं थे,
इसीलिए जब केसीआर साहब ये प्रोग्राम स्टार्ट करे, हम लोग की पढ़ाई वहां पे 6ठी क्लास से 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक हम लोग वहीं पढ़े। 6 साल पढ़ने के बाद आज खुशी इस बात की है, टिमरिस भी केसीआर साहब ने लगाया, और जिन जिन बच्चों को मेडिकल कॉलेज मिले, 4 मेडिकल कॉलेज थे तेलंगाना में केसीआर आने से पहले, आज वो 34 मेडिकल कॉलेज हो गए, और उन्हीं मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चे आज डॉक्टर बन रहे हैं। इस बात की फक्र है हमें, इस बात की नाज है कि केसीआर जैसे लीडर की तरफ से आज हमारे गरीब घरानों से बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं। विलायत जाके मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे जो ओवरसीज स्कॉलरशिप दी गई, जिसके तहत 3000 से ज्यादा बच्चे हमारे आज विलायत में 20 लाख स्कॉलरशिप लेके पढ़ाई कर रहे हैं। जो लोग दुनिया से लड़ने की काबिलियत, दुनिया से लड़ने की हिम्मत आज लेके आज दुनिया में कुछ नाम कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब केसीआर हुकूमत की बदौलत है। मैं आप सब भाइयों से याद दिलाना चाहता हूं, आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं, 1 नहीं 2 नहीं, काफी काम हमने किया 10 सालों में। हां, ऐसे मैं नहीं कहूंगा, ये नहीं कहूंगा मैं कि हम में कोई खामियां नहीं है, हम में कोई कमजोरियां नहीं है, हमने कुछ गलतियां किया नहीं, ये नहीं कहूंगा मैं। हम भी इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, कुछ किए होंगे गलतियां, कुछ हुए होंगे, कुछ कमजोरियां भी रहे होंगे, कुछ कामयाबी रहे होंगे। पर एक बात दावे के साथ मैं कह सकता हूं, आजाद हिंदुस्तान में आज तक ऐसा कोई लीडर नहीं काम किया जो माइनॉरिटीज के लिए केसीआर साहब ने किया, ये बात दावे के साथ मैं कह सकता हूं। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं नंबर पूरा देख के लाया हूं, नंबर पूरा कहां कहां क्या क्या खर्च किया गया, कौन सी गवर्नमेंट क्या काम करी, ये सब मैं आपको देने भी और सुनाने भी आया हूं। अगर आप एक बार मुल्क हिंदुस्तान का आप एक बार कॉम्पोजिशन देखेंगे, कहां कहां हमारे माइनॉरिटी भाई हैं, कहां आबादी है और क्या रकम खर्च किया जा रहा है आप पे, आपको एक बार मैं सुनाने की कोशिश करता हूं। सबसे ज्यादा आबादी आज हिंदुस्तान में 28 रियासतें हैं। इन 28 रियासतों में सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की आज उत्तर प्रदेश में है, करीब करीब 4 करोड़, और वहां की बजट 4 करोड़ हमारे भाइयों के लिए बजट 1500 करोड़ है। एक एक हमारे भाई और बहन पे खर्च किया जाता है सिर्फ 400 रुपया। एक भाई एक बहन पे, एक मुसलमान भाई बहन पे 400 रुपया सालीना खर्च किया जाता है। पर कैपिटा इसको बोलते हैं, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। रकम है 1500 करोड़ और एक एक आदमी पे, एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है सिर्फ 400 करोड़, 400 रुपया सालीना। और उसके बाद अगला नंबर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की आबादी है मुसलमानों की 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, और वहां एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है 2100 रुपीज। 2100 तो क्या बोलते हैं, 2100 रुपया खर्च किया जाता है एक एक शख्स पे, सिर्फ 2100 रुपया। उसके बाद अगर आप संख्या देखेंगे, आबादी के हिसाब से अगर देखेंगे, बिहार आता है। बिहार का आबादी है 1 करोड़ 75 लाख, 1.75 लाख करोड़। तो यहां की बजट है 560 करोड़। एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है 319 रुपया, सिर्फ 319 रुपया। उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र में आबादी है 1 करोड़ 30 लाख मुसलमान, और यहां की बजट है 750 करोड़, और एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है 570 रुपया, 570 रुपया। उसके बाद आता है नंबर केरला का, जहां आबादी है 90 लाख, 90 लाख, और वहां की बजट है सिर्फ 33 करोड़। एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है, मुसलमान हमारे भाई पे या बहन पे एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है सिर्फ 37 रुपीज, सिर्फ 37 रुपीज। और आखिरी में मैं बोलना चाहता हूं तेलंगाना, जहां की आबादी है 45 लाख हमारे मुसलमान भाई और बहन, यहां की बजट है केसीआर साहब के टाइम पे 2200 करोड़। एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है 5000 रुपया, 5000 रुपया। ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये जो बात मैं कह रहा हूं, बस मैं ही नहीं कह रहा हूं, कौन और कह रहे हैं पता है ये बात को? अगर आप सुनेंगे जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का तकरीर बिहार में आप सुनिए, वो भी कहते हैं कि सबसे ज्यादा बजट देने वाला हुकूमत
तेलंगाना हुकूमत और केसीआर की हुकूमत है। सबसे ज्यादा माइनॉरिटी वेलफेयर करने वाली हुकूमत केसीआर हुकूमत है। वो बाहर बोलते हैं, यहां नहीं बोलेंगे, बाहर बोलते हैं। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, भाई हमें फिक्र इस बात की नहीं कि कौन जमात हमारी मदद करेगी, कौन नहीं करेंगे, कोई तकलीफ नहीं। जमातों से कोई लेना देना नहीं है। हमारी अगर कोई रिश्ता है तो आवाम से है, आवाम से ही रहेगा। हमारा कोई अगर लीडर है, हमारा कोई अगर बॉस है तो वो है हमारे गलियों में रहने वाले हमारे भाई और हमारे बहन, और उनको हम जवाब देंगे और ये सारे ही चीज हम बताएंगे उनको। एक और चीज भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2 साल हो गए कांग्रेस की हुकूमत आके, मैं सुनते रहता हूं हमारे राहुल बाबा के जुमले। आपको तो पता है राहुल बाबा कौन है, राहुल गांधी साहब बार बार दिल्ली में, यूपी में चीखते रहते, चिल्लाते रहते। क्या बोलते हैं उन्होंने? योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में जब बुलडोजर चलती है कोई लाचार मुसलमान के घर पे, तो राहुल बाबा वहां उसको दिखा के बोलते हैं कि बुलडोजर राज नहीं चलेगा। मैं राहुल गांधी साहब से पूछना चाहता हूं, जब बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलती है तो आपका दिल जलती है, जब बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलता है तो आपका दिल जलता है। फिर सेम बुलडोजर जब हाइड्रा को लेके यहां पे हमारे हैदराबाद में चल रहा, आपके तेलंगाना, हाँ कांग्रेस हुकूमत जहां पे है, तो आप क्यों खामोश हैं? मैं पूछना चाहता हूं। जब यहां पे मूसा के इतराफ में जो हमारे भाई है किशन भाग में, बहादुरपुरे में, वहां पे जब उनको गिराया जाता है, उनको हटाया जाता है, वहां पे बुलडोजर की जब बात आती है, हाइड्रा की जब बात आती है, तो राहुल बाबा नहीं बोलते, खामोश हो जाते हैं। कोई और लीडर यहां के नहीं बोलते हैं। कहां चले आए हमारे बहन और भाई किशन बाग के? सीधा आ गए जनता गराज, हमारे तेलंगाना भवन, बीआरएस हेड ऑफिस से चले आए, क्योंकि उनको मालूम है अगर गरीबों का कोई मसीहा है सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब है, इसीलिए हर कोई आज चल के आ रहा है तेलंगाना भवन। भाइयों, एक और चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको। आज मुझे कुछ लोगों को देख के तरस आती है। आज हम लोग बैठे हैं शमशाबाद में, राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे कार्तिक रेड्डी साहब भी यहां बैठे हैं। कार्तिक रेड्डी भाई, कार्तिक रेड्डी साहब भी यहां बैठे हैं।